हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेनेसिस एडुविजन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है आपकी कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो आज का सेशन मैं लेकर आया हूँ जो एसएससी सीजीएल जो 2024 का एग्ज़ाम होने वाला, जो कि आपके सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सेशन लेके आया हूँ। और इस सेशन में ये मैं क्या करेंगे हम, ये CHSL 2024 जो कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम जिसका कंक्लूड हुआ है, जो कि जुलाई से जिसका एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई से, तो रिसेंटली जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो रिसेंटली एग्जाम हो तो सीजीएल के लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका CHSL 1 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसके पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोला ये जा रहा कि इफ अरुण सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%, देन हाउ मच परसेंट डिड ही लॉस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि अरुण की सैलरी को एक बार 50% डिक्रीज किया जा रहा, फिर दूसरी बार क्या किया जा रहा, 50% बढ़ा भी दिया जा रहा, तो उसकी सैलरी में कितना परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज होगा ये पूछा जा रहा है। डिक्रीज ही होगा या कितना परसेंट उसको डिक्रीज होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या होता है जब इस तरह के क्वेश्चन हो, तो अब एक चीज़ याद रखिए, जब भी किसी वैल्यू को, कोई भी नंबर है, ठीक है, किसी का सैलरी है, अगर मैं पहले x% बढ़ाऊंगा, फिर बाद में जितना परसेंट बढ़ाए उतना परसेंट अगर मैं घटा देता हूँ, या ये ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है पहले आप घटा लो बाद में बढ़ा लो, या पहले बढ़ा लो बाद में घटा लो। तो पहले अगर किसी पर्सन की सैलरी हो गया, किसी का एज हो गया, या किसी का मतलब मान के चलो कोई नंबर हो गया, अगर x% बढ़ा रहा हो फिर बाद में x% घटा रहा हो, तो नेट उसमें क्या होगा, तो नेट हमेशा याद रखो कि डिक्रीज होगा हमेशा। कितना डिक्रीज होगा, वो वैल्यू होगा x² बटा 100%, इतना डिक्रीज होगा, वो नंबर ऑलवेज डिक्रीज होगा। अभी यहाँ पे क्या बोला, सैलरी 50% बढ़ा फिर 50% घटा, तो कितना परसेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा या लॉस होगा। तो डिक्रीज कितना होगा, x का मतलब 50 है तो 50 का स्क्वायर बटा 100, इतना परसेंट डिक्रीज होगा। 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500 बटा 100, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, यानी सैलरी उसका 25% डिक्रीज होगा या 25% लॉस करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आसान है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ मोटर बोट कवर्ड द फर्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है 60 किलोमीटर का जर्नी को कवर करती है 60 मिनट में, 40 मिनट में। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर कवरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी दैट इज 90 किलोमीटर वाज 45 किलोमीटर पर आवर। अब क्या आ रहा है, पहले मोटर बोट से जा रही है, ठीक है, पहले मोटरसाइकिल से गई 60 किलोमीटर, एक पर्सन पहले मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर दूर गया 40 मिनट में, फिर उसके बाद क्या हुआ, मोटरसाइकिल से फिर क्या हुआ 90 किलोमीटर दूर गया 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बोला ड्यूरिंग द होल जर्नी उसका ओवरऑल स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड क्या था उसका। देखिए तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान में रखिएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो फार्मूला पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, पहले 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर बाद में 90 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, अब ये पता कर लो कि ये 60 किलोमीटर को ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो 60 किलोमीटर को ट्रैवल किया है कितना मिनट में, 60 किलोमीटर को ट्रैवल किया 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो वक्त इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, 90 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कितना था, 45 था। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करूँ कितना होगा, 150 होगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो कितना होगा, 3/2 होगा, और यहाँ से करोगे 45 टू द 90, 3/2 और 2 को ऐड करोगे तो 2 दूनी 4, 4 + 3 कितना होगा, 4 + 3 7/2 होगा। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 300/7, 300 को 7 से अगर डिवाइड करो कितना होगा, 7 × 28, तो हमारा बचा 2 आया, 7 दूना 14 यानी 6/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 42 एंड 6/7 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ ऑयल बाय 40%। एक दुकानदार है, वो क्या करता है, अपने सामान को क्या कहता है 40% से ज्यादा मार्कअप कर देता है, एंड यूजेस ए फॉल्टी मशीन विच मेजर 15% है। और क्या करता है, पहली बात तो क्या करता है, सामान को बढ़ा के दाम लिखता है, 40% बढ़ा देता है, और फिर क्या करता है, जब वजन देता है ना, तो देते वक्त भी क्या करता है 15% कम वजन करके देता है, क्योंकि मशीन फॉल्टी है, 15% लेस वेट करता है।
इफ द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 32%, अगर शॉपकीपर 32% का डिस्काउंट देता है तो उसका कितना परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमें बताना है। अब देखते हैं, ठीक है। देखिए सीपी पे लिखता हूं मैं एमपी, ठीक है। मान लीजिए, देखिए प्रोसेस समझिए कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। मान लीजिए मैं कोई दुकान गया, 1 किलो मैं खरीदा, 1 किलो कोई भी, मैं 1 किलो चावल खरीदा किसी दुकान जाकर, मैंने 1 किलो चावल खरीदा। अच्छा 1 किलो का मतलब कितना होगा, 1000 ग्राम बोल सकता हूं, तो 1000 ग्राम ही पकड़ के चलता हूं, ठीक है। 1000 ग्राम ही पकड़ के चलता हूं, तो 1000 ग्राम मैं खरीदने गया, लेकिन उसका जो मशीन क्या था, फॉल्टी था, वो क्या करता है 15% कम वजन देता है। तो 1000 का 15% निकालोगे, इसका मतलब 150 ग्राम कम मिलेगा मुझे। तो मुझे मिलेगा कितना, मुझे कितना मिलेगा, तो मेरे मिलेगा कितना, 1000 में 150 ग्राम कम यानी 850 ग्राम मुझे मिलेगा। तो अगर बोलेगा ना कि 15% कम वजन दे रहा है, ये कहता, तो वो हमारा सीपी में जाएगा। तो 1000 में से 15% निकाल के माइनस कर दो सीपी में, ठीक है। लेकिन क्या करता है, सामान को मार्कअप प्राइस कर देता है कि 40% ज्यादा कर देता है। तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 1000 होना चाहिए, लेकिन क्या कहता है 40% बढ़ा देता है। 1000 का 40% करोगे कितना आएगा, 400 आएगा। इसका मतलब मार्क प्राइस है 1400 है, मार्क प्राइस कितना होगा, 1400 होगा। अब क्या करता है, इस पर 32% का डिस्काउंट देता है, तो 1400 का 32% निकाल दो। 32% अगर डिस्काउंट देता तो मुझे बताइए तो सेल कितना में करेगा, 32% अगर डिस्काउंट देगा तो 68% पे सेल करेगा। तो 1400 का 68% निकाल लो, 20 कट जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 112, 2 हाथ में लगा 11, 14 चौका 84, 11 कितना होगा 95। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 95 है, 952 है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस है मेरा 850, अब बेच रहे कितना 952 में। इसका मतलब मुझे 102 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बटा सीपी कितना है 850 इंटू 100%, ठीक है। 0 0 कटेगा, 17 5 जा होता है, 17 6 जा होता है, 5 से काटोगे 2 टाइम्स जाएगा, 12% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है आंसर, ठीक है। 12% का मुझे प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ ए बैंक टू गेट हर कॉइन्स इन ल्यू ऑफ हर चेक वर्थ ₹1845। अब राधिका क्या करने गई ना, राधिका कोई बैंक में गई, बैंक में कैशियर के पास जाके, उसके पास एक चेक था, कितने रुपए का चेक था, 1845 रुपए का एक चेक था। अब बैंक में जाकर कैशियर को बोली मुझे कॉइन दीजिए, ठीक है, मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे कॉइन दीजिए, ओके। कैशियर गेव हर ए पैकेट कंटेनिंग, अब कैशियर ने क्या किया, उसको एक पैकेट दिया। उस पैकेट में क्या क्या था, उस पैकेट में 5 रुपए के कॉइन थे, 10 रुपए के कॉइन थे और 20 रुपए के कॉइन थे। 5, 10 और 20 रुपए के कॉइन थे, ठीक है। लिखते हैं 5 रुपए के कॉइन है, 10 रुपए का कॉइन है, 20 रुपए का कॉइन है, ठीक है। तो कॉइन का मैं रेशियो लिख रहा था, 5, 10, 20 रुपए के कॉइन थे, किस रेशियो में थे, 3, 5, 7, मतलब 5 रुपए के 3 कॉइन है उसके पास, 10 रुपए के 5 कॉइन है और 20 रुपए के कितना 7 कॉइन है, ठीक है। अच्छा मुझे इनकी वैल्यू बताओ तो, 5 रुपए के अगर आपके पास 3 कॉइन है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 15 रुपया होगी। 10 रुपए के 5 कॉइन है, इसका मतलब 50 रुपये वैल्यू होगा। 20 रुपए के 7 कॉइन, इसका मतलब 140 वैल्यू होगा। तो 5 रुपए के जितने कॉइन है उनका वैल्यू कितना है, 15 रुपया, 15 यूनिट मान के चलो, रुपये नहीं होगा। 10 रुपए के जितने कॉइन उनका वैल्यू कितना है, 50 है, और 20 रुपए के जितने कॉइन है उनका वैल्यू कितना है, 140 है। सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 205 आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल मेरे पास वैल्यू है 205 यूनिट है, मतलब मेरे पास कितने रुपए है, 205 यूनिट है, लेकिन मेरे पास टोटल रुपए कितना 1845 है। तो 205 यूनिट का मतलब ये 1845 होगा। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 1 यूनिट का मतलब कम होगा, तो 1845/205। मुझसे पूछा क्या, व्हाट इज द टोटल वर्थ। देखिए वर्थ का मतलब होता है वैल्यू होता है, वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव बाय हर। तो सबसे छोटा कॉइन इसको कौन मिला, सबसे छोटा कॉइन 5 रुपए का कॉइन मिला। तो 5 रुपए का जितना कॉइन है ना उसका वैल्यू कितना है, तो 5 रुपए का जितना कॉइन है उसका वैल्यू कितना है, 15 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटो, 5 3 15, 5 4 20, 5 1 5। अब देखिए 41 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो पूरी तरह डायरेक्ट तो अब कटेगा नहीं, तो 4 दफ़ा जाएगा, 4 1 4, 4 16, तो 164 हुआ, तो 20 बचा, यानी अब 5 बार जाएगा। 41 5 जा होता है, 205 होता है, ठीक है। तो 45 × 3 करो कितना आएगा, 135 हो जाएगा। तो जो 5 रुपए के जितने कॉइन थे उनका वैल्यू कितना होगा, 135 रुपया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेशमा टू के लोन ऑफ ₹12 लाख, और रेशमा ने 12 लाख का लोन लिया विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेशमा ने 12 लाख का लोन लिया,
ठीक है, विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पे रेशमा ने 12 लाख का लोन लिया, ठीक है, फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बोला कि कितना टाइम के लिए लोन लिया, बोला जितना मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उतना ही समय के लिए लोन लिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो टाइम भी कितना होगा, x ईयर होगा, ठीक है। इफ सी पेड 9,72,000 एज इंटरेस्ट, अब बोला कि 9,72,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो मुझसे क्या पूछा जा रहा, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब x की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे को फॉर्मूला पता, सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, बैठा दो। इंटरेस्ट कितना है 972,1,2,3,0, प्रिंसिपल कितना है 12,50 है, इंटू रेट कितना है x है, टाइम भी कितना है x है, डिवाइडेड बाई 100 है, 20 कटेगा, 30 कटेगा, 12 से काटो ना, 12 98, 12 कम 12, इसका मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका 81 है, x इक्वल टू 9 है। तो आपके क्या पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये है ना x है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 9%, ऑप्शन सी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9% हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 357 लीव्स रिमाइंडर 213। अब बोला कि एक नंबर है, उस नंबर को अगर मैं सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा हूँ किससे किससे, 3, 5 और 7 से, 3, 5, 7 से अगर मैं सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, 2, 1 और 3 आ रहा, ठीक है। मुझसे पूछे अगर लास्ट क्वेश्चन 3 है तो नंबर पता करना है लास्ट। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए आपका, इसको क्या कहते हैं, जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइज़र है, जितना बार डिवाइड होता है वो क्वोशंट है, और जो बच जाएगा वो बचेगा रिमाइंडर, मतलब वो जीरो होगा या कोई नंबर होगा, ठीक है। एक फार्मूला था आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 आया। तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 5 है, 5 का डिवाइजर कितना है, 2 है, क्वोशंट मतलब कितना बार डिवाइड हुआ, 2 बार डिवाइड है, रिमाइंडर कितना है, 1 है। अब मान लीजिए मुझे डिविडेंड नहीं दिया होता, मुझे डिवाइजर दिया हुआ है, क्वोशंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ, तो डिविडेंड को निकालूंगा कैसे, वो नंबर को निकालने का फॉर्मूला यही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट। देखिए डिवाइजर कितना है, 2 है, क्वोशंट भी 2 है, रिमाइंडर 1 है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो इस तरह मैं डिविडेंड निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, डिविडेंड का मतलब होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमें, ठीक है, करिए, 3 डिवाइजर है तो 3 लाइनें से खींच लीजिए। अब देखिए पहले क्या बोला, डिवाइजर कौन कौन है, 3, 5, 7 है, तो लिखिए 357, पहले 3 से डिवाइड किया जा रहा है, फिर 5 से, फिर 7 से डिवाइड किया जा रहा है। तो अच्छा 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा, 2 आ रहा, तो 3 के ऑपोजिट में लिखो 2, ये मैं रिमाइंडर, फिर 1 फिर 3, ठीक है। 3, 5, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 1, 3 आ रहा, ओके, मैंने क्या किया, लिख दिया। अब आते हैं, अब बोला कि लास्ट क्वेश्चन जो है 3 है। अच्छा अगर देखिए क्वेश्चन में अगर लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हो तो वो लिखिए, अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो आप लास्ट क्वेश्चन को 0 भी मान सकते हैं। इफ लास्ट लिख लो आप, क्वेश्चन इज नॉट गिवन, टेक इट 0। अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं दिया हो तो उसको 0 आप ले सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है 3, तो लास्ट क्वेश्चन को इधर लिखो आप, ठीक है। देखिए आप ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है 3, डिवाइजर है 7, रिमाइंडर है 3। तो अभी मैंने पढ़ा ना, डिविडेंड इक्वल टू कितना क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर 7 है, क्वोशंट 3 है, 7 3 21 प्लस रिमाइंडर 3, 21 प्लस 3 कितना होगा, 24, तो वो नंबर मेरा 24 होगा, ठीक है। फिर दूसरा डिवाइजर 5 है और ये क्वोशंट 24 है, तो 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, और रिमाइंडर 1 है तो 121 होगा नंबर, ठीक है। वही लगाना, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। फिर देखिए पहला डिवाइजर 3 है, क्वोशंट 121 है, तो 3 को 121 से डिवाइड करूंगा तो 363 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 365। तो एक्चुअल वो मेरा नंबर था 365 था, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक इलेक्शन हुआ, ए गॉट 33% ऑफ टोटल वोट, ए को टोटल वोट का 33% मिला, ठीक है। 33% ऑफ टोटल वोट कास्टेड एंड स्टिल लॉस्ट बाय 55,522 वोट्स।
बहुत आसान क्वेश्चन ही वाला। देखिए टोटल वोट हमेशा 100% नहीं होता, टोटल वोट हमेशा 100% होता है, ठीक है। एक लूजर है एक विनर है, जो हारा है ना उसको कितना मिला 33% वोट, तो जो जीता होगा उसको 67% वोट मिला होगा। ध्यान से, टोटल वोट हमेशा 100% ही हम लेते हैं, टोटल वोट हमेशा 100% हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो हारा उसको 33% वोट मिला, तो जो जीता होगा उसको 67 मिला, क्योंकि दोनों ऐड होकर 100% होंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ये इसको 67% वोट मिला, इसको 33% वोट मिला। मुझे बताइए तो ये इसको इससे कितना परसेंट ज़्यादा वोट मिला? तो आप बोलोगे 67 में से 37 घटाओगे तो कितना होगा, 33 घटाओगे तो कितना होगा 4 3, इसको मतलब 34% ज़्यादा वोट मिला। तो मैं बोल सकता हूँ ये 34% वोटों से ने इसने जो विनर है उसने लूजर को 34% वोटों से हराया है, 34% वोट से हराया है ना। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला कि वो 55,522 वोटों से हारा, तो इसका मतलब 34% का मतलब ये होगा कितना 55,522, ठीक है। अरे क्वेश्चन देखिए लूजर को मिला 33% वोट, तो विनर को मिला 67% वोट, तो विनर ने लूजर को कितना परसेंट वोटों से हरा 34%। जबकि यहाँ बोला कि 55,522 वोट से हारा, तो 34% का मतलब ये इतना होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा, गॉड बाई बी, बी को कितना वोट मिला, तो 34% का मतलब इतना, तो 1% का मतलब कितना होगा, तो बी को कितना वोट मिला, बी को मिला भैया देखिए इलेक्शन टू कैंडिडेट ए एंड बी गेट, ए गॉड और सॉरी ये ए है, ठीक है बी। तो बोला कि बी को कितना वोट मिला, तो बी को कितना मिला 67% मिला, तो 1% का मतलब इतना, तो 67% का मतलब कितना होगा 67, तो 67 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा कि 55,000। ठीक, अच्छा ये देखिए ये जो कैलकुलेशन होगा ना काफ़ी कैलकुलेटिव कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से यहाँ क्वेश्चन में देखते हो तो ए को कितना वोट मिला है 33 है, रुको, एंड ए गॉट इतना परसेंट ऑफ द वोट एंड स्टिल लॉस्ट बाई इतना, ठीक है। ध्यान देना आपका 34% का मतलब कितना है 55,522 है, 34% का मतलब 55,522 है। तो मुझे बताओ तो 68% का मतलब कितना होगा, तो 200 दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा 4 4 10 10 11, तो 10 11 कितना हो जाएगा 1,11,044 हो जाएगा, 1,11,044 हो जाएगा। जबकि मुझे कितना निकालना, मैंने 68% का वैल्यू निकाला तो कितना आया 1,11,044, जबकि मुझे 67% का वोट निकालना है, तो 67% का वैल्यू क्या होगा 1,11,000 से थोड़ा सा कम होगा। तो 1,11,000 से थोड़ा सा कम कितना होगा, कौन सा ऑप्शन देखिए 1,11,000, 1,09,000 9,000 सभी कम है, तो ये तो बहुत कम, ये तो नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। 1,11,044 से 1,11,044, तो मेरा ओपिनियन में आंसर बी हो सकता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कम, या तो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व भी करना होगा, 17 से कर दूंगा, 17 से देखते हैं, 17 × 51 4, 17 दूना 17 × 51 हुआ 4 बचा, 17 दूना 34 11 बचा, 17 6 102, फिर 17 6 102 बचा, 17 दूना 34, 2 से करूँगा तो कितना आएगा 3 3, 1633 को 67 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी। देखिए 7 3 21, 3 ऑप्शन में 21 है, 7 3 21, 7 3 21 प्लस 2 23 के 3 हाथ में लगा 2, 7 6 42 2 44, 7 1 7 4 11, ठीक है। 6 3 18, 6 3 18 1 19, 6 36 1 37 का 7 हाथ में लगा 3, 6 कम 6, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, 1 11 9 4 13 1 14, 7 1 8 1 9 और 10, ठीक है। 1,09,411, 1,09,411 लगभग वही था ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 8, अन अमाउंट बिकम्स डबल इन 7 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ रुपए जो है ना मेरे डबल हो जा रहे हैं, इसका मतलब समझा रहा है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ रुपए मेरा, मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल मेरा P है, तो अमाउंट है, अगर प्रिंसिपल में 1 रुपये मान के चलना, तो बोला कि कुछ अमाउंट डबल हो जा रहा है ना 7 साल में, तो प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 1 का 2 गुना 1 का डबल 2 होगा। ये कितना साल में हो रहा है 7 साल में, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2 हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट बोलोगे आप 1 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, या इंटरेस्ट मेरा 1 है,
अरे प्रिंसिपल एक है, अमाउंट दो, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट मेरा एक ही है ना, तो 1 रुपये इंटरेस्ट मिला कितना साल में? 7 साल में। ध्यान दो, 1 रुपये इंटरेस्ट मिला है 7 सालों में। इंटरेस्ट मेरा 1 रुपये मिला है कितना में? 7 साल में। अब मुझे क्या बोल रहा, द अमाउंट वुड बी 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर? तो अमाउंट अगर मुझे 4 गुना मेरा कितना साल बाद होगा? तो देखिए अमाउंट अगर 4 गुना है तो प्रिंसिपल अगर 1 है, तो अमाउंट अगर 4 होगा तो मेरा इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए मुझे? इंटरेस्ट मुझे 3 रुपये मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 रुपये इंटरेस्ट कितना साल में होगा? तो 1 रुपये इंटरेस्ट मिला 7 साल में, तो 3 रुपये इंटरेस्ट कितना साल में मिलेगा? तो सिंपल इधर 3 चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 रुपये इधर भी 3 से करो, तो 3 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7 तरीके 21 सालों में। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो आपका आंसर होगा 21 सालों, क्योंकि अगर आपको 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है आपका 7 साल में, तो 3 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 21 साल में। क्वेश्चन बनाए, अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। अब क्या बोला? बोला कि ए मैन कैन रो 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब उस एक पर्सन है, बोला स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या? पानी नहीं बह रहा, पानी रुका हुआ, थमा हुआ, ठीक है, स्टिल वाटर है। तो एक आदमी जो है शांत पानी में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। तो इसका मतलब वो जो पर्सन जो है ना, पर्सन का स्पीड दिया हुआ कितना? 18 दिया हुआ है। इट टुक हिम, तो मतलब मान लो कि मैं बी लेता हूँ, क्योंकि मैं बोट या पर्सन का मतलब वैल्यू जान, बस इतना आप जान के रखो। अगर एक बोट है, ठीक है, ये एक बोट है, बोट की स्पीड अगर बी है और ये वाटर है, वाटर की स्पीड अगर डब्ल्यू है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? बी प्लस डब्ल्यू। डाउन स्ट्रीम में तो सेम डायरेक्शन होगा। अगर बोट मेरे इस डायरेक्शन में, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, तो मेरा इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में मेरी स्पीड कितनी होगी? बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, बी माइनस डब्ल्यू। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो बी का वैल्यू दिया हुआ 18, ओके। इट टेक्स हिम 2 टाइम एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। आप क्या बोले? एक बार क्या हो रहा, अप में जा रहा है, मतलब आपका मतलब क्या हो रहा है? एक बार रिवर के अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, और एक बार क्या हो रहा है? जितना दूर गया तो उतना ही दूर आ रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम में आ रहा है। तो बोल रहा है कि उसको अप स्ट्रीम में जाने में ना 2 गुना टाइम लगता है। अच्छा मुझे बताओ, तो जितना दूर, अगर मान लो ये पॉइंट है, ये एक नदी मैंने बना दिया, एक नदी मैंने बना दी, डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी गया है तो डाउन स्ट्रीम था, क्योंकि इसी डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा। तो बी से ए अगर जब रिटर्न आएगा तो अप मिलेगा ना उसको। तो दोनों केसेस में क्या होगा? डिस्टेंस तो इक्वल है, तो आप डिस्टेंस निकाल दो ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस निकाल दो आप। अच्छा ये भी मान लो, लेट डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करने में अगर 1 घंटा लग रहा, तो अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा, क्योंकि बोला है ना कि अपस्ट्रीम में क्या हो रहा ना, डबल टाइम लगेगा, टेक्स हिम 2 टाइम्स। तो अगर डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लगेगा तो अपस्ट्रीम में 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन अपस्ट्रीम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस का फार्मूला था स्पीड इनटू टाइम। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होता? बी माइनस डब्ल्यू इंटू टाइम कितना होगा? 2, ठीक है। अब देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे पता है आपको 18 दिया, तो 18 माइनस डब्ल्यू इंटू 2। और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होता है? बी प्लस डब्ल्यू। टाइम कितना लग रहा है? 1, 18 प्लस डब्ल्यू। अच्छा अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि जितना दूर तैर के गया उतना ही दूर तो वापस आएगा ना। तो इसका मतलब 18 माइनस डब्ल्यू इंटू 2 इक्वल टू 18 प्लस डब्ल्यू इंटू 1 है। करो ब्रैकेट ओपन करो, कितना होगा? 18 दूनी 36 माइनस का 2w इक्वल टू 18 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। माइनस 2w को उधर लेके चल जाओ तो 3w होगा, और 36 माइनस 18 हो जाएगा। 3w इक्वल टू 18, w इक्वल टू 6। तो हमसे पूछा क्या था? व्हाट फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। पानी की रफ्तार कितनी है? पानी की रफ्तार कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखवाया, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करके डायरेक्ट मैं दोनों को इक्वल कर देता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी माइनस बी। बोला सी माइनस बी की सबसे लोवेस्ट वैल्यू बताइए, सच दैट द 7 डिजिट नंबर 173,8B9C इज डिविजिबल बाई 12। अच्छा देखिए 12 का कोई पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी रूल नहीं है,
बस 12 को क्या करो ना, फैक्टर में बांट दो, तो 12 का फैक्टर 4 × 3 लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर 4 से और 3 से दोनों से अगर डिवाइड होगा तो वो नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी 4 और 3 का प्रोडक्ट 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, आप ये जान के रखिए। तो 12 का डिविजिबिलिटी यही होता है, अगर कोई नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, नंबर लिखता हूँ मैं 1738B9C, ये नंबर है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ ना, 4 का डिविजिबिलिटी लगाता हूँ, 4 का डिविजिबिलिटी लगाता हूँ। ठीक है, देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा ना तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बोला कि फाइंड द लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लोवेस्ट, तो लोवेस्ट वैल्यू देखिए आप। ठीक है, तो 9C पे फोकस कीजिए। ठीक है, मतलब C की जगह पर ऐसा क्या रखूं मैं, ये 9C पे फोकस, C की जगह पर ऐसा मैं कौन सा वैल्यू रखूं ताकि ये 9 ये डिवाइड हो जाए 4 से। तो देखो 9 को अगर मैं पहले 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा, 4 2 जा 8 होगा, तो रिमाइंडर बचा 1। अब यहाँ पे C की जगह पे मैं क्या लूँ, तो C की जगह पर अगर मैं 2 लेता हूँ, C की जगह अगर मैं 2 लेता हूँ कितना हो जाएगा, 4 के 12, इसका मतलब C का वैल्यू मुझे पता चल गया 2। C की जगह अगर मैं 2 लूंगा तो क्या होगा, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, C की जगह पर अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 3 का डिविजिबिलिटी लगाते हैं, फिर से 3 का डिविजिबिलिटी लगाते हैं तो कितना, 1738B9। अब C का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा क्योंकि C का वैल्यू मुझे पता चल चुका है। ठीक, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपको याद होगा, 3 का डिविजिबिलिटी होता है अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, अच्छा ये देखिए ना, तो डिजिट का मैं सम करूंगा तो 3 से डिवाइड होगा ही, तो 3 को जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब जहां जहां आपको 3 या 3 का मल्टीपल दिखे उसको हटा दो क्योंकि तो डिविजिबल है ही, ऐड करके फायदा नहीं है। 9 भी तो क्या होगा, 3 का डिविजिबल है, इसको भी ऐड करके फायदा नहीं है। ठीक है, और ऐड करने पर भी अगर कहीं आपको 3 का डिविजिबल 3 का मल्टीपल दिख जाए तो उसको भी हटा दो। देखो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे भी तो 9 आ जाएगा, तो 9 से डिविजिबल है ही, प्लस 8 में 1 जोड़ेंगे तब भी 9 आ जाएगा, तब भी क्या होगा मेरा 3 से डिविजिबल है। तो B का मतलब क्या होगा, लोवेस्ट वैल्यू, तो अगर मैं 0 ले लूँ, B का वैल्यू मैं 0 लूंगा तब भी तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। B के बारे में 0, देखो या अगर आपको ये समझ में नहीं है तो डिजिट का सम कर लो ना, सम करो कितना होगा, 7 + 3 10, 10 1 11 8 19, 19 + 2 कितना होगा, 21 होगा, 21 + 9 कितना होगा, 30 + B। तो B के यहाँ पे क्या ले रहा है, B के यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ तभी तो 30 तो डिविजिबल है ना, तो B के वैल्यू क्या ले लो, 0 ले लो। तो हमको बोला कि C - B का वैल्यू बताइए, C - B, तो 2 - 0 कितना होगा, 2 आंसर। ठीक है, 2 - 0 क्या होगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही तक रखते हैं इस सेशन में ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में लेकर आता हूँ, नेक्स्ट सेशन में जो और भी अच्छे अच्छे जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे हम उनको करेंगे ताकि हमारी एग्जाम में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।